नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? इस संडे को आपका स्टेट्स का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टेस्ट रहेगा। बाकी भरत सर जो वो टैक्स का भी टेस्ट लेंगे, तो तैयारी रखिएगा साथ में। और नेक्स्ट संडे से जो है वो अकाउंट का भी टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। टैक्स का सैटरडे। हाँ, तो संडे को जो वो अपना रहेगा। हाँ, अब स्टेट से रेगुलर ही रखेंगे। पहले ये था कि थोड़ा फास्ट करेंगे, लेकिन अब जो वो धीरे धीरे करेंगे टैक्स स्टेट्स, और साथ ही साथ संडे टू संडे जो वो टेस्ट रखेंगे। उसके अलावा जो अकाउंट वगैरह है, उनके भी चैप्टर जो वो बताने शुरू कर देंगे इस सैटरडे से। तो उनके भी टेस्ट जो वो कंटिन्यूस रखना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि क्लासेस कंप्लीट देख चुके हैं। हाँ, टॉपिक वाइज ही रखेंगे। स्टेट्स का जैसे संडे को जो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का रहेगा। और फिर जो है वो उसके अलावा जो है वो बाकी अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक एक या दो दो टॉपिक जो वो देते रहेंगे, और उनका टेस्ट जो वो साथ ही साथ चलाते रहेंगे, ताकि उस नाम पे आपका रिवीजन भी होता रहे। क्लियर है? शुरू करें भाई। बाकी आज जोड़े क्यों नहीं अभी तक? हो सकता है वो मैसेज नहीं गया हो। एक सेकंड में इसको वापस जो वो लाइव में लगा के आता हूँ तो। हेलो। हाँ जी, तो शुरू करें। देखो, दो आदमी थे। एक जो है वो ए है, और एक आदमी जो है वो बी है। दोनों ने अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं 1000, 1000। क्लियर है? फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट जो थी वो मान लीजिए 30% थी। सेकेंड ईयर जो है वो 10% थी।
थर्ड ईयर जो है वो 15% थी। फोर्थ ईयर जो है वो 5% थी। इसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो सिंपल इंटरेस्ट पे किया, और इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो भाई कितना बनेगा? तो देखो, पहले वाले की बात करें अगर, तो इसको क्या मिलेगा? 1,000 का 30% कितना? 300 रुपये पहले साल का ब्याज मिलेगा। दूसरे साल सरल ब्याज पे है, तो 1,000 का 10% कितना? 100 रुपये। 1,000 का 15% कितना है? 150 रुपये। और 1,000 का 5% कितना? 50 रुपये। तो इसका टोटल अमाउंट जो वो कितना बना? आप क्या कहेंगे? 300 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 50 कितना? 600। क्लियर? 600 ब्याज का बना। और टोटल इसकी वैल्यू बनी जो पैसों की, वो कितनी बनी? 1,600 रुपये। क्लियर है? इसका टोटल अमाउंट कितना बना? 1,600 रुपये। अगर इससे पूछा जाए कि अगर ये चाहे कि ये जो रेटें हैं ये चेंज ना हो और रेट जो है वो एक ही रेट हो, तो आप क्या करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? कि भाई 10, सॉरी 30 + 10, 30 + 10 + 15 +5 / 4। एवरेज किस रेट से इंटरेस्ट मिला है? +15 + 5, 60/4। 15% से क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,000। प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट इनटू टाइम, तो कितना हो गया ये? 150 और इनटू 4। ब्याज कितना है? 600 रुपये। फ्यूचर वैल्यू कितनी बन रही है? 1,600 रुपये। और यहाँ से भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है? 1,600 रुपये जो है वो आ रहा है। क्लियर? लेकिन यहीं पर अगर हम इस वाले केस में बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में, तो यहाँ पर ब्याज जो कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ ब्याज जो थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट होगा कि 1,000 पे 30% कितना ब्याज मिलेगा इसे? 300 रुपये। नेक्स्ट ईयर जो उसे पैसा मिलेगा वो ब्याज कितने पे मिलेगा? 1,000 और 300, 1,300 रुपये पे ब्याज मिलेगा। तो 1,300 रुपये पे 10% कितना मिलेगा इसे? 130 रुपये। तो 1,300 और 130 कितना हो जाएगा? 1,430 रुपये। 1,430 पे 15% कितना मिलेगा? 214.5। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा? 1,430 प्लस 214.5, 1,644। क्या मैंने सही किया है ना भाई? 1,300, 1,430, 1,430 पे 15%, हाँ ठीक है। और उसके बाद में 1,644 पे 5%, इससे ब्याज मिलेगा 82.2। तो इसका टोटल पैसा बन जाएगा प्लस 1,644.5, 1,644.5 प्लस 82.2, 7 2 सॉरी 1,726.7। क्लियर है? तो यहाँ जो एवरेज आपने रेट कैलकुलेट किए कि सब रेट का टोटल करके डिवाइड में 4 कर दिया। अगर इस तरीके से रेट कैलकुलेट करके यहाँ करोगे ना, तो यहाँ क्या कैलकुलेशन सही बैठेगी क्या?
1,000 रुपये, उस पर 15% के हिसाब से इसमें क्या होता है फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁻t। तो अगर ये वाले तरीके से अपन एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो अपनी क्या आएगी, 15% आएगी। तो हम क्या कहेंगे, इंटू 1.15 की पावर 4। तो देखो कितना बनता है, 1,000 इंटू 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15 इंटू 1.15, 1 2 3 4, कितना बनता है, ये अमाउंट बनता है 1750। इसका मतलब ये जो रेट है 1749, इसका मतलब ये जो 15% हमने कैलकुलेट की है वो रेट जो है वो सही नहीं है, वो रेट जो है वो सही नहीं है। अब इस रेट का सही नहीं होने का कारण क्या है, कारण सिंपल सा है, सीधा सा है कि यहाँ जो है वो एक तरीके से देखिएगा, समझिएगा बात को ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वेट सेम है, बेस जो है वो सेम है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एक इस 1,000 पे, 1,000 पे 30%, 1,000 पे 10%, 1,000 पे 15% और 1,000 पे 5%। बेस हमेशा ही क्या रह रहा है, 1,000 रुपये रह रहा है। इस वजह से वेट जो है, एक अगर बेस को वेट माने यहाँ पर, तो वेट जो है वो हमेशा क्या है, एक कांस्टेंट है। इस वजह से यहाँ पर सिंपल एवरेज जो वो काम चल जाता है, अर्थमेटिक मीन। लेकिन यहाँ इस वाले केस में क्या हो रहा है, पहला 30% जो वो 1,000 पे, दूसरा 10% जो वो 1,300 पे, तीसरा 15% जो वो 1,430 पे, 5% जो वो कितना है 1,644.5 पे। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यूस वेट जो वो चेंज हो रहा है, या फिर यूं कहें कि जो लेटेस्ट वेट है वो यूज किया जा रहा है नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। इस वजह से यहाँ पर आपका अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट की हुई एवरेज रेट जो वो काम नहीं आएगी। तो यहाँ कौन सा काम आएगा, इस वाले केस में हमारा कौन सा काम आएगा, जियोमेट्रिक मीन। अगर हम जियोमेट्रिक मीन इस्तेमाल करेंगे ना तो वो काम आएगा। तो जियोमेट्रिक मीन को कहा जाता है एवरेज ऑफ रेशियोज या एवरेज ऑफ परसेंटेज। जहाँ परसेंटेज वगैरह वाली सिचुएशन आती है, जहाँ रेशियो वगैरह आते हैं, वहां पर जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जियोमेट्रिक मीन को इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन सही होगी। कैसे, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सीधा फॉर्मूला कैसे बना वो भी हम अभी बता देंगे। देखो ये क्या है कि जो भी आपके x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5 जो भी है उनको गुणा करो, तो ये हो गया आपका पहले साल 30%, दूसरे साल का 30 10 15 5, 30 10 15 और 5, इसकी पावर जो वो क्या कर दो 1/n लिखा जा सकता है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट में n करके 1.30 इंटू 1.10 इंटू 1.15 इंटू 1.05। क्लियर है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो वो ये क्या होगा, सही रहेगा। तो देखो 1.3 इंटू 1.1 इंटू 1.15 इंटू 1.05, जियोमेट्रिक मीन आ जाएगा की पावर 4 1.726725 रेट आएगी आपकी। जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1.146319, इस तरीके का आगे जो है वो रेट है। क्या ये रेट जो है वो एवरेज हमने कैलकुलेट किया वो क्या सही है या नहीं है, क्या हम ये चेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁻ t या n जो है वो कर दो। तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू कितना 1,000 जमा करवाया, इनटू रेट जो है उसकी जगह एवरेज रेट इस्तेमाल करना है 1.463319 की पावर जो है वो 4 इंटू 1000, 1 2 3 4, ये आ रहा है 1726.72। क्लियर है, ये जो है वो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये
चाहे टोटल में कैलकुलेट करो, चाहे जो वो इस तरीके से कैलकुलेट करो, आपका आंसर जो वो इस तरीके से बनेगा। कहाँ चला गया ये 1726.7, और या फिर इस एवरेज से भी कैलकुलेट करो तो भी आपका 1726.7 जो वो बनेगा। क्लियर है? तो ये जो है वो जियोमेट्रिक मीन इस वाले केस में इस्तेमाल होगा जहां पर ये चीजें होगी। अब जियोमेट्रिक मीन का आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये हम ये कहेंगे कि भाई इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज वगैरह के अंदर जो इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा सही है। रीजन क्या है? क्योंकि जैसे पेट्रोल की अगर प्राइस देखो, पेट्रोल की प्राइस देखो कि भाई 70 था, जैसे 2020 के अंदर इसके भाव जो वो 70 थे, 2021 के अंदर जो वो 80 हो गए, 2022 के अंदर जो वो इसके 89 हो गए, 2023 के अंदर जो वो 102 हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 के अंदर कितने परसेंट जो वो इंक्रीज हुआ, तो आप क्या कहोगे कि 10 रुपए का इंक्रीज हुआ 70 पे इंटू 100। 2022 पे कितना इंक्रीज हुआ, तो आपको आना चाहोगे कि 9 रुपए का इंक्रीज हुआ 80 पे। समझ पा रहे बात? 9 रुपए का इंक्रीज जो वो 70 पे नहीं कहोगे। जैसे इस साल कहा कि 10% महंगाई बढ़ी है, इसका मतलब क्या है? साल के शुरुआत में जो भाव थे उसके अंदर 10% इंक्रीज हो गया। उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या कहोगे? 13 रुपए बढ़े हैं, कितने पे? 89 पे। समझ पा रहे हो बात? तो बेस जो वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस चेंज होना चाहिए, तब हम सही बात कह पाएंगे। तो जियोमेट्रिक मीन का इस वजह से आगे जब हम टाइम सीरीज वगैरह जहां पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर जब पढ़ेंगे, तो वहां पर जो इसका जो वो यूज होगा। क्लियर है? तो जियोमेट्रिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट होता है? जियोमेट्रिक मीन बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का। ये क्या कर दीजिए, √n, और उसके बाद में जो वो x1 इंटू x2 इंटू x3, इस तरीके से करते करते कहाँ तक चले जाइए? xn तक जाइए। इसको जो वो कई बार लॉग के जरिए भी सॉल्व किया जाता है। तो लॉग के जरिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? लॉग जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? देखो इसका मतलब क्या है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 x जो है वो n की पावर 1/n। इसको सॉल्व करने के लिए ये अगर कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? लॉग का सहारा जो वो ले सकते हैं। लॉग का सहारा लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग, लॉग जब भी होता है तो पावर जो वो क्या हो जाती है? आगे आ जाती है। तो क्या हो जाता है? 1/, लॉग जो है वो क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा। लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3, इस तरीके से लॉग xn तक जो वो बात चली जाएगी। तो उसको फिर आप क्या लिख सकते हो इस तरीके से? लॉग जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 1/n सिग्मा लॉग x जो वो लिखा जा सकता है, और सिग्मा लॉग जो वो लिखा जा सकता है। फिर लॉग हटाने के लिए क्या कर दोगे? यहाँ पर जो वो क्या हो जाएगा? लॉग जब हटाओगे तो ये जियोमेट्रिक मीन रह जाएगा, और यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? एंटी लॉग करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? तो ये इस तरीके से जो वो आपका फॉर्मूला बनेगा, एंटी लॉग सिग्मा लॉग x अपॉन n। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है समझिएगा। फ्रीक्वेंसी के केस में फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा? देखो एक तो है दो, 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 तीन, तीन, 5, इस तरीके से। तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? सिंपल तरीके से अगर कैलकुलेट करना चाहो तो जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या कहोगे आप? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? अगर इसी को आप डिस्क्रीट सीरीज में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सीरीज वही है, मतलब बात वही है, आंसर वही आना चाहिए। ये एक्स और ये इसकी फ्रीक्वेंसी,
ये x जो वो 3, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 1। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ आप किस तरीके से लिखोगे, जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, देखो 2 × 2 × 2 ही लिखना है, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, 2⁻3। 3 × 3 लिखना है तो 3⁻2 × 5⁻1। बात वही है, 2 × 2 × 2 लिखो या 2⁻3 लिखो। क्लियर है? तो इस वजह से जो वो इस तरीके से लिखा जाता है जियोमेट्रिक मीन के केस के अंदर, जो वो x1 की पावर f1 गुणा x2 की पावर f2 और x3 की पावर f3, इस तरीके से जो वो होगा। क्लियर है? बाकी कैलकुलेशन हार्ड होगी तो वही सेम तरीका है, लॉग जो है वो उसका इस्तेमाल होगा, और लॉग का इस्तेमाल होगा तो उस केस के अंदर जो वो लॉग के हिसाब से ये सॉल्यूशन होगा, सेम वैसा ही वैसा होगा, कोई खास चेंज नहीं आएगा, ये वही बनेगा आपका जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग लॉग x1 गुणा f1 प्लस लॉग x2 गुणा f2, इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाओगे, लॉग xn गुणा fn डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूले तक की बात में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। फॉर्मूले तक क्लियर है? फॉर्मूले तक क्लियर है? अगर वेटेड है तो एफ की जगह क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? बाकी कोई फर्क है नहीं, फ्रीक्वेंसी और वेट के अंदर कोई भी चेंज है नहीं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी काम कर रही है वैसा वैसा जो वो वेट काम करता है भाई। तो x2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 3 कहो या फिर उसका वेट 3 कहो, बात वही है अपने लिए, उसी तरीके से उसको वेट देना है, मतलब कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो ये तो हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला में अगर वेट होता तो यहाँ पर log x1 w1 प्लस log x2 w2 log xn wn तक डिवाइडेड बाय n जो है वो जाते हैं। इसका जो है वो यूसेज यूज जो है वो कहाँ है, तो यूज के केस के अंदर जो वो सबसे पहले तो इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज ऑफ रेशियोज। जहाँ रेशियो वगैरह है वहां पर जो वो ये काम आएगा। उसके अलावा ये कहाँ काम आता है, इंडेक्स नंबर वगैरह जो है वहां पर काम आएगा, इंडेक्स नंबर टाइम सीरीज वगैरह जो है वहां पर ये जो है वो काम आएगा। एक जो है जहां पर ये दो हो गए, उसके अलावा एक जो है वो लिखा है आपका पॉपुलेशन वगैरह जो है, उस केस के अंदर भी ये आएगा। पॉपुलेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वहां भी जो वो ये काम आएगा। इन्फ्लेशन में भी अभी अपन ने देखा ना, जिस तरीके से प्राइस जो वो अपन पुराने वाले को बेस मान के चल रहे, और इसको जो है इसका एक स्पेशल इस्तेमाल वो होता है जहां पर क्या होता है, जहां कुछ वैल्यू बहुत बड़ी हो एंड कुछ जो है वो क्या हो, टू स्मॉल हो। ये क्यों है इसका समझिएगा कारण, एक इसका रिलेशन भी यहाँ यही साथ में देख लीजिएगा, जियोमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन का। देखो अर्थमेटिक मीन आपने यहाँ कैलकुलेट किया तो आपका कितना आया था, इस वाले केस में पहला ही जो अपन ने लिया था वहां पर कितना कितना आया था। अर्थमेटिक मीन जब हमने कैलकुलेट किया था, बहुत ऊपर चला गया क्या, अर्थमेटिक मीन आया था पहले एग्जाम्पल के अंदर 15%। कहाँ चला गया अभी, हम्म यहाँ देखो अर्थमेटिक मीन जो वो कितना आया था, अर्थमेटिक मीन आया था 15%, और जियोमेट्रिक मीन जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया था
14.7%। तो जियोमेट्रिक मीन जो वो हमेशा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन से कम होगा। उसका रीजन क्या होता है, देखो अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या होगा, सीधी सिंपल वैल्यू एक ऐड होगी और डिवाइड के अंदर एक ऐड होगा, लेकिन जियोमेट्रिक मीन के अंदर वैल्यू एक मल्टीप्लाई होगी और ऊपर जो पावर क्या हो जाएगी, सीधी 1/n हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात? तो ये जो है ये इम्पैक्ट ज्यादा डालता है बजाय कि ये इससे, जैसे कि यहाँ पर एक 5 की जगह एक और वैल्यू ऐड कर दी 5 और डिवाइड में 5 ले आए, तो इस पे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा एक तरीके से। लेकिन इस वाले केस के अंदर जो वो जैसे एक वैल्यू जो 5 ले आए और आपने एक्स्ट्रा और रूट के ऊपर एक 5 और ले आए, यहाँ पर पावर के अंदर 1 जैसे 4 की जगह 5 लेके आ जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हम अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का रिलेशन देखते हैं तो अर्थमेटिक मीन जब भी कैलकुलेट होगा तो वो क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन जो बराबर भी हो जाए? ऐसा हो सकता है अगर सारी वैल्यू क्या हो, सेम हो। अगर सारे वेरिएबल सेम हो तो उस केस के अंदर इस तरीके से हो सकता है कि भाई सारी वैल्यू जो वो जैसे 4 4 4 ही है, तो आप सिंपल एवरेज कैलकुलेट करोगे तो भी क्या होगा, 4 4 4 डिवाइड बाई 4, और यहाँ भी जो क्या होगा 4 × 4 × 4 × 4 की पावर जो है वो सॉरी √4। तो यहाँ भी जो है वो क्या होगा, 4 आएगा और यहाँ भी जो क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है? तो जब सारी वैल्यू जो वो सेम हो तो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन इक्वल होगा, अदरवाइज अर्थमेटिक मीन जो बड़ा होगा और जियोमेट्रिक मीन उससे छोटा होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, फिर जो अपन इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं। देखो पहले इसकी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी जो है ना, उससे पहले एक कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में भी थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू या मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻² t माइनस सॉरी -1 नहीं, इस तरीके से करते हैं। तो समझिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो है जियोमेट्रिक मीन से किस तरीके से फॉर्मूला ये बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + r⁻t बराबर क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + r⁻t t जो है बराबर क्या है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। इधर पावर जो वो t है, मतलब क्या है इसका, t/1 है। ये पावर इस साइड आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, 1/t हो जाएगी। क्लियर है? 1/t है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या फिर 1 + r की पावर जो वो 1 + r = क्या हो सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू, और ये t। क्लियर है? ये फॉर्मूला किस तरीके से जियोमेट्रिक मीन से रिलेटेड बनता है। समझ पा रहे हो बात? तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जियोमेट्रिक मीन के बेस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाएंगे रेट कैलकुलेट करने का, तो वो रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो इस तरीके से होगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू इसकी पावर t और -1। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? अब कई बार क्या है, वैसे कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ लिया गया कि भाई जैसे पूछ लिया कि 2 4 16 और 32 का जियोमेट्रिक मीन जो वो कैलकुलेट करें, और ऑप्शन दे दे जैसे कि भाई 2 है और सी जो वो 8 और डी जो वो 16, तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो देखिए समझिएगा, कुछ भी नहीं है, इस फॉर्मूले को एक बार समझना है। जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जियोमेट्रिक मीन = क्या होता है, √n x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 और इस तरीके से xn तक। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन = x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, इस तरीके से जाएंगे।
xn और इसकी पावर 1/n। पावर अगर इस साइड से इस साइड आएगी, घात जो वो चेंज होगी, साइड चेंज करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या कहा जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इस तरीके से xn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन की पावर n हो जाएगा। समझ पा रहे बात। तो आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और अब आपको पता है कि रूट कैलकुलेट करना आपके बस की बात नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनका क्या कर दीजिएगा, टोटल जो वो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सबका। जैसे कि 2 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 32, और इसके कंपैरिजन में यहाँ से चेक कर लीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो ये आंसर है। अगर 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कीजिएगा, अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो ये आंसर है। और 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कीजिएगा, अगर ये इसके बराबर है तो ये आंसर है। और 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 जो है वो अगर करने से बराबर आता है तो ये आंसर है। एक हमने अर्थमेटिक मीन के अंदर एक चीज पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी अर्थमेटिक मीन के अंदर, कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स एंड अर्थमेटिक मीन है तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल ऑफ डिजिट्स जो है, राशियों का योगफल जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि अगर आपके पास n एंड x बार है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, सिग्मा x जो वो कैलकुलेट कर सकते हो। हमने उनसे पूछा था कि आप ऐसा कैसे कर पाते हो, तो उन्होंने कहा कि इसका कारण जो है वो ये है कि x बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n होता है। तो अगर हमें सिग्मा एक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स बार इंटू एन जो है वो करके पता कर सकते हैं। नहीं, मुश्किल है, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन कौन क्वेश्चन जो वो बने होंगे वो प्रैक्टिकल पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन का आंसर जो है, अगर आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेट करना आता है ना, तो उस केस के अंदर आपको कई बार क्या होती है, कई स्थितियां ऐसी आ जाती है जिसके अंदर क्वेश्चन कुछ नया होता है, तो उसमें अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से समझ रखा है तो, और टाइम की वैसे दिक्कत आती नहीं है, तो उस केस के अंदर आप वहां पर कोई छोटा सा एग्जांपल बना के चेक करके आंसर दे सकते हैं कि भाई क्या ये बात सही है या नहीं है। जैसे कि अर्थमेटिक मीन के अंदर सब वैल्यू में एक सीरीज की सब वैल्यू में एक कोई कांस्टेंट वैल्यू जो ऐड करने पर अर्थमेटिक मीन भी उसी तरीके से इंक्रीज होगा। तो अगर आपके प्रैक्टिकल क्लियरिटी है तो उस केस के अंदर आप वहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल बना के, जैसे 2 4 8 का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया और सब में 3 3 जोड़ा, और फिर जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया और चेक किया कि क्या इतने से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बात सही है या नहीं है, तो वहां आपको ये फायदा मिलेगा। इस वजह से प्रैक्टिकल समझना आपके लिए जो वो ज्यादा जरूरी है। बनेगा क्वेश्चन, थ्योरी बनेगा, लेकिन वो बनेगा प्रैक्टिकल के बेस पे। क्लियर है। तो ये जो है ये हमने क्या की थी, अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन के अंदर और जियोमेट्रिक मीन के अंदर फर्क क्या है, अर्थमेटिक मीन जो वो क्या करता है, सबको जोड़ के बात करता है, तो इसमें प्लस और माइनस की बात चलेगा। वहां क्या चलेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। तो जब अर्थमेटिक मीन ने ये कहा कि अगर हमें नंबर ऑफ आइटम्स और अर्थमेटिक मीन पता है तो हम टोटल ऑफ डिजिट जो वो पता कर सकते हैं। क्लियर है। जियोमेट्रिक मीन क्या कहेगा, जियोमेट्रिक मीन कहेगा कि अगर हमें नंबर ऑफ आइटम्स एंड, अब जियोमेट्रिक मीन दे दोगे तो क्या ये कहेगा कि हम भी जो वो टोटल ऑफ डिजिट्स या टोटल ऑफ एक्स कैलकुलेट कर देंगे, सिग्मा एक्स कैलकुलेट कर देंगे? नहीं। क्या ये टोटल ऑफ डिजिट्स की बात करेगा क्या? नहीं। ये क्या कहेगा कि अगर आप हमें नंबर ऑफ आइटम्स एंड जियोमेट्रिक मीन अगर आप हमें दे देते हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स सबका गुणनफल जो है वो, उनका गुणनफल का टोटल जो वो बता सकते हैं। हमने कहा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि अभी आपने कहा था कि जियोमेट्रिक मीन की पावर जो वो n बराबर क्या होगा, x1 इंटू
x2 इंटू x3 इंटू x4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, ये उनका सबका गुणनफल। तो अगर आपके पास जियोमेट्रिक मीन और n है तो हम आपको क्या बता देंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट बता देंगे। हम इनका समेशन नहीं बताएंगे, हम क्या बताएंगे, प्रोडक्ट बताएंगे। जबकि ये क्या बता रहा था, इसका समेशन, इन सबका टोटल बता रहा था, वो क्या बताएगा, गुणनफल बताएगा। क्लियर है, ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई आपको? क्लियर है यहां तक का? अब इसके बाद में इसको इसके कंपैरिजन में पढ़िएगा ना, क्योंकि सेम ही लाइन में चल रहा है, बस ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में चल रहा है, और वो जो है वो आपका गुणा और भाग के अंदर चल रहा है। अब जो है इसका नेक्स्ट बात ये क्या करता है, ये कहता है कि जो हमारे एक्स बार से छोटी वैल्यू है, एक्स माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार इज इक्वल टू होगा x3 माइनस एक्स बार प्लस x4 माइनस एक्स बार। यहाँ पर जो वो इफ x x1 इज इक्वल टू लेस देन जो है वो एक्स बार है, x2 इज इक्वल टू लेस देन एक्स बार है, और अगर x3 ग्रेटर देन एक्स बार है और x4 ग्रेटर देन एक्स बार है। मतलब जैसे कि 2, 4, 8 और 12, इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आया, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, 26 डिवाइड बाय 4 कितना आया, 6.5। तो ये क्या कहता है, जो आपकी इससे कम वाली वैल्यू है, तो 2 माइनस 6.5 प्लस 2, सॉरी 4 माइनस 6.5 बराबर होगा इससे बड़ी वाली जो भी वैल्यू, 8 माइनस 6.5 प्लस 12 माइनस 6.5 के। क्लियर है? तो ये कितना आता है आपका, माइनस के 4.5, और ये कितना आ गया भाई, टोटल के अंदर बात कर रहे हैं ना, साइन के हिसाब से मत देखिएगा ना। तो ये कितना हो गया आपका, 4 माइनस 6.5, ये कितना हो गया, माइनस का 2.5, और यहाँ कितना आ जाएगा 1.5, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 6.5 प्लस 5.5। या फिर इसको भी इस तरीके से लिख दीजिएगा ना, इसको इस तरीके से लिख दीजिए ताकि आपका ये यहीं पर सही बन जाए, एक्स बार माइनस x1 प्लस एक्स बार माइनस x2, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। 6.5 माइनस 2 और प्लस 6.5 माइनस 4 कर दो, तो ये कितना हो गया 4.5 प्लस 2.5, ये कितना हो गया 5, 6, 7, और यहाँ भी कितना हो गया 7। क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? यहाँ ये क्या करता है, प्लस की बात करता है, जबकि ये क्या बात करेगा, ये बात करेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड की। ये किसकी बात करेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। ये कहता है जैसे 3, 9, 27 और 81 और 243, इसका जो है वो जियोमेट्रिक मीन जो है वो आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, मैं फिर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से मैंने कुछ कैलकुलेशन जो वो इस तरीके के लिए रखी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 27 है, 27 है। क्लियर है? इनका जियोमेट्रिक मीन जो कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 27 आएगा। इसने इस तरीके से कहा। जियोमेट्रिक मीन इसके कंपैरिजन में क्या कहेगा कि जो जियोमेट्रिक मीन
जियोमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय जो भी आपके x है छोटे किससे, जियोमेट्रिक मीन से, जियोमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय x जो भी छोटे हैं जियोमेट्रिक मीन से, उनका जो गुणनफल है वो बराबर होगा किसके, जो भी आपके x जियोमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय जियोमेट्रिक मीन, थोड़ा सा समझिएगा ना, ये x डिवाइडेड बाय जियोमेट्रिक मीन, इसका कहने का मतलब क्या है, जो भी जियोमेट्रिक मीन से छोटी वैल्यू है उनका भाग दे दो। तो हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे ये आपका 27 है, 27 में से छोटी कौन कौन सी है, तो हमने कहा कि एक तो 3 है और एक 9 है, तो डिवाइड बाय 3 और 27 डिवाइड बाय 9 कर दो। ये किसके बराबर होगा, 81, जो भी बड़े हैं उनको ऊपर रखना है ना, 81 डिवाइडेड बाय 27 और 243 डिवाइडेड बाय 27, तो इनका जो वो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। हमने कहा ये कैसे पता किया, तो उन्होंने कहा जिस तरीके से अर्थमेटिक मीन में था ना वैसा वैसा ये यहाँ है, वहां पर आपके प्लस माइनस हो रहे थे, यहाँ पर क्या होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे। कैलकुलेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, 27 भाग 3 ये आ गया 9 इंटू 3 बराबर 81 डिवाइड बाय 27, 3 इंटू 243 डिवाइड बाय 27 इंटू 9। तो इस तरीके का अगर जैसे सेंटेंस दे दिया और पूछा गया कि क्या ये बात सही है या नहीं है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई हाँ ये सही है। समझ पा रहे बात, तो इसकी प्रॉपर्टी जो आपको किस कंपैरिजन में देखना है, आपको अर्थमेटिक मीन के कंपैरिजन में देखना है। यहां तक की बातें क्लियर है क्या, क्लियर है। इसके बाद में यहां पर अर्थमेटिक मीन में हमने क्या कहा था कि एक सीरीज है ए है और एक सीरीज बी है, इसकी और इसकी वैल्यू जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो सारी सारी ऐड करके सीरीज ए प्लस बी का जो है वो आप मीन कैलकुलेट करोगे, इसका एक्स बार, इसका आपने कैलकुलेट कर दिया एक्स बार, इसका जो एक्स बार है वो क्या होगा, सीधा सीधा इन दोनों का प्लस होगा, x1 का, x1 का और x2 का जो है वो प्लस करोगे तो ये कहाँ पहुंच जाओगे, आपका इस कंबाइंड वाले पे पहुंच जाओगे। हमने कहा अगर सीरीज ए में से सीरीज बी माइनस करेंगे तो उन्होंने कहा कि तो उस केस के अंदर जो क्या हो जाएगा, ये माइनस करोगे तो ये एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 करोगे तो ये कंबाइंड आपका x12 आ जाएगा, एक्स बार 12 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रूल काम नहीं करेगा मल्टीप्लाई में। तो जियोमेट्रिक मीन भी आया जो उसमें, जियोमेट्रिक मीन ने कहा कि हम कौन से कम है, हमने कहा कि आपका क्या कहना है, तो इन्होंने कहा कि ये है सीरीज ए, ये है सीरीज बी, ये इनकी वैल्यू है, इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो सीरीज ए इंटू बी कर दो। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसका जो है वो आप क्या करो, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो, इसका जो वो क्या करो, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो, और इसका जो वो जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करो। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन 1 इंटू जियोमेट्रिक मीन 2 जो है वो क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन 1 2 का मिला के हो जाएगा। और अगर पहली सीरीज और दूसरी, पहली सीरीज में दूसरी का भाग दे रहे हो या दूसरी में पहली का भाग दे रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये भी जियोमेट्रिक 1 डिवाइड बाय जियोमेट्रिक मीन 2 जो वो जियोमेट्रिक मीन 1 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो वहां सीरीज के अंदर ऐड और अर्थमेटिक मीन में ऐड और लेस होगा, यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर जो वो जियोमेट्रिक मीन उसी प्रोपोर्शनेट काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक का। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद में हमने कहा कि अब बात अगर इतनी बढ़ी गई है तो और कोई बात है अगर आपकी अर्थमेटिक मीन से कंपैरिजन में, तो वो बता ही दो। उन्होंने कहा कि ये भाई अगर चाहो तो कोई छोटा सा एग्जांपल लेके चेक भी कर सकते हो ना। हमने कहा कि और कोई बात है, तो उन्होंने कहा कि और तुम अर्थमेटिक मीन की क्यों तारीफ कर रहे थे। हमने कहा हम अर्थमेटिक मीन की तारीफ इस वजह से कर रहे थे क्योंकि एक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन जो वो कैलकुलेट कर रहा था,
हमने कहा कि मतलब, तो उन्होंने कहा कि अगर एक्स बार 1 2 कैलकुलेट करना होता था ना, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर देते थे, n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। हमने कहा मतलब कि जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और उनके एवरेज मार्क्स 8 है, तो हम क्या करते थे, 10 × 8 80, और दूसरे में 15 है और उनके 7 है, तो 15 × 7, 15 × 3 = 58 5 × 75 हाथ पे चलो, मतलब कि 105। ठीक है, तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके डिवाइड में क्या कर देते हैं, n1 + n2 करके उनका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो बात भाई, ये चीजें पढ़ी थी। तो इसने कहा कि ऐसा है तो फिर कोई, हम भी कोई जो वो कम वाली बात नहीं है, हम भी कर लेंगे। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसा है, फॉर्मूला जो वो किस तरीके से एंटी लॉग से, तो एंटी लॉग के हिसाब से हम ओरिजिनल फॉर्मूला भी लिख देते हैं ना, एंटी लॉग के हिसाब से जो है वो हो जाएगा, आप क्या कर दीजिएगा, n1 लॉग जो है वो x1 प्लस n2 लॉग x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 जो है वो कर दीजिएगा। सॉरी, x1 गलत लिख दिया भैया ना, gm1 और log gm2, अगर इस तरीके से करोगे तो ये जो है आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है वैसा वैसा वहाँ हो रहा है, लेकिन वहाँ की कैलकुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा। हाँ, क्लियर है। तो ये जिस तरीके से यहाँ काम कर रहा है वैसा वैसा वो क्या कर रहा है वहां पर जो वो काम कर रहा है। ओरिजिनल फॉर्मूले के हिसाब से ही चलेगा भाई, ओरिजिनल फॉर्मूला उसका जो है वो क्या है, सीधा समेशन है, और इसका क्या है, एंटी लॉग जो है वो एक्स के हिसाब से चलता है। तो उस तरीके से जो वो ये काम करेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक का। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या। क्लियर है यहाँ तक का। अच्छा, ये लॉग G1 है, सॉरी GM नहीं है, पहले ग्रुप का है। एक बार इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ ना, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाए। हाँ, जियोमेट्रिक मीन ही है। जियोमेट्रिक मीन, आप जियोमेट्रिक मीन ही लिखिएगा ताकि आपको और आसानी से समझ आएगा ना, ना जो G1 और G2 से कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है यहाँ तक का। इसके बाद में और जो है, और क्या चीज इसके बारे में बनती है। क्लियर है, अब जो है वो कर सकते हैं।
इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज में से कोई बचे तो नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ ना। ये हो गया सम ऑफ डेविएशन, एक जो है वो ये हो गया जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। हाँ जी, यहाँ तक जो है वो आपका हो गया। इसके अलावा इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो ये अलग से है। कोई नहीं, अभी अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा शुरू के ना। एक इसकी प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि log gm जो है उससे अगर जो log x है सारों के, जैसे कि इसको सीरीज के हिसाब से देख लीजिए, जैसे कि एक ये सीरीज x है और इसका सबका log कैलकुलेट कर दिया x का। जैसे एक आपके नोट्स के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट भी दे, सॉरी वो दे रखा है, आपका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर आपका इस log x का क्या करो, डेविएशन फ्रॉम log gm कैलकुलेट करो, कि भाई जैसे ये मैं फिगर लिख के बता देता हूँ। जैसे जियोमेट्रिक मीन का log जो है वो है 1.4314 है, और ये आपका जैसे 3, 9, 27, 81 और 243 है। तो इनका log जो है वो आ रहा है 0.4771 और 0.9542 और 1.4314 और 1.9085 और 2.3856 लॉग आएगा इनका जो 27। तो 27 का लॉग, सॉरी 27 का लॉग जो है वो कितना है 1.4314। अब इससे ये सारा लेस करोगे, जैसे 0.4771 माइनस 1.4314, 0.9542 माइनस 1.4314, 1.4314 माइनस 1.4314, 1.9085 माइनस 1.4314 और 2.3856 माइनस 1.4314। क्लियर है? और इनको जो आप क्या कर देते हो, अगर टोटल कर देते हो, अगर इनका टोटल कर देते हो तो वो हमेशा क्या होगा, जीरो आएगा। क्लियर है भाई? इसके बाद में इसके जो वो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी के बाद में इसका आता है मेरिट्स। मेरिट्स के अंदर जो वो मेरिट्स जो है सिंपल सिंपल सी है, जो अपन ने बातें पढ़ी है वही है। मेरिट्स से इसके फायदे क्या है, देखो एक मेरिट्स, कुछ मेरिट्स तो जो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों के ही है। सबसे पहला तो वो क्या है, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, सब वैल्यू जो वो उनको कंसिडर करके जो वो कैलकुलेट होता है। दूसरा जो वो क्या है, ये एवरेज ऑफ रेशियोज है, रेशियो परसेंटेज वगैरह जहाँ है वहाँ पर ये काम आएगा। उसके बाद में जो है वो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब क्या है, सर्टेन किस वजह से कहा जाता है, कई बार कुछ ऐसे भी अपन आगे देखेंगे मेजर्स जिसके अंदर जो क्या होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, कि भाई ये है और उसके बाद में ये भी हो सकता है, मतलब अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग हो सकता है। तीनों का ही है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और इनका अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों का ही है कि एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है इनकी। तो इस वजह से एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, जो मैथमेटिकल के हिसाब से कैलकुलेट हो रहे हैं, जो मैथमेटिकल एवरेज है उनके एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज है। इस वजह से इनके एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल है। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है आपका ये लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम से कम जो है वो चेंज होता है। हमने कहा क्या बात कर रहे हो, चेंज तो काफी होता है। उन्होंने कहा कि एज कंपेयर टू
अर्थमेटिक मीन भाई, अर्थमेटिक मीन के अंदर जब हम कल देख रहे थे ना कि एक फैमिली जो वो आ गई बहुत ज्यादा इनकम वाली, तो एकदम से अर्थमेटिक मीन जो वो बढ़ा देगा। जियोमेट्रिक मीन भी बढ़ेगा लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। अपन ने पहले भी बात की है, जियोमेट्रिक मीन जो वो अर्थमेटिक मीन से हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। तो ये बढ़ेगा लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जितना उससे बढ़ेगा। और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो आपको थोड़ा आगे समझ आएगा, वो क्या है कि ये तब ज्यादा काम आता है जब आपको क्या करना होता है, लार्ज वेट देना होता है स्मॉल वैल्यू को, एंड स्मॉल वेट देना है लार्ज वैल्यू को। कोई बड़ी वैल्यू है उसको कम भाव देना है और छोटी वैल्यू को ज्यादा भाव दिलवाना हो, ऐसे स्थिति हो तो ये जो वो ज्यादा काम आता है। बाकी इसकी डीमेरिट्स, सिंपल सिंपल सी डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स के अंदर जो वो, पहला तो डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, समझ आ ही चुका है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और ये वैसे सब्जेक्टिव मैटर है जिसको लगे वगैरह। और इसमें एक जीरो या नेगेटिव वैल्यू जब आ जाती है ना, तो फिर इसकी कैलकुलेशन जो वो सारी खराब हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती। जीरो में तो एकदम जीरो कर देता है सबको मल्टीप्लाई के हिसाब से, और नेगेटिव होता है तो फिर सारी वैल्यू जो उनको क्या कर देता है, माइनस में कर देता है। और उसके बाद में डिफिकल्ट है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद में अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मतलब कि ऐसी वैल्यू बता सकता है जो उस सीरीज के अंदर हो ही नहीं। तो जैसे एक पहला एग्जांपल लिया था जिसके अंदर अर्थ में सॉरी एवरेज रेट जो वो कैलकुलेट किया था 14.72 ऐसा कुछ आया था, जो कि रेट एक्चुअल में थी ही नहीं। समझ पा रहे बात भाई? अर्थमेटिक मीन के अंदर अपन ने जैसे कैलकुलेट किया था ना कल कि भाई एक फैमिली की इनकम है जो 10,000 है और एक की 12,000, तो एवरेज आ गया 11,000। अब 11,000 ना तो एक की है ना बी की है, कोई फैमिली की है ही नहीं, लेकिन 11,000 आ रहा है। वैसा वैसा जैसे 10% रेट है और 15% है, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया और मान लीजिए आ गया 13%, सपोज 13% है ना, तो ये 13% ना ए में है ना बी में है। तो इस तरीके की अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो वो भी आ सकती है। और एक इसका बाय इंस्पेक्शन नॉट पॉसिबल, ये किस वजह से लिखा जाता है बाय इंस्पेक्शन नॉट पॉसिबल? क्योंकि एक का एक है मोड जो इंस्पेक्शन से मतलब कि देखने से ही पता चल सकता है कि भाई ये मोड है, बाकी में ये प्रॉपर्टीज है नहीं, इस वजह से ये सब की बुराइयों में लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक की जो वो चीज देखिए। और यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक का? क्लियर है यहाँ तक का? तो भाई जियोमेट्रिक मीन का जो वो नोट्स है एक बार इसको स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो अपन हार्मोनिक मीन जो वो इसको देखेंगे। एक बार इनको सारों को प्रैक्टिकली एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल बना बना के चेक भी कर लीजिएगा, ताकि आपको फिर जो इसमें डाउट नहीं रहे।
अनरिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे अनरिप्रेजेंटेटिव में क्या है, जैसे ये एक ऐसी वैल्यू दे सकता है जो सीरीज में एक्चुअल में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। जैसे कि आपने इसका कैलकुलेट किया 2, 4, 8 और 20 का आपने क्या किया, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया। तो जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे 2 × 4 × 8 × 20। तो 2 × 4 × 8 × 20 कितना हो गया, 1280 अंडर रूट और अंडर रूट, ये आ गया 5.98। अब ये ऐसी वैल्यू है जो इस सीरीज के अंदर एक्चुअल में है ही नहीं, सीरीज की किसी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही है, सीरीज के अंदर ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, जबकि जियोमेट्रिक मीन आपका ये है। तो ये क्या है, एक तरीके से अनरिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी बता सकता है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क है, चेक करना है। वो क्या चेक करना है कि अगर सीरीज जो है उसके सारी वैल्यू में कांस्टेंट अमाउंट जो है वो अगर ऐड करें तो जियोमेट्रिक मीन पर क्या फर्क होगा, अगर सब्सट्रैक्ट करें तो जियोमेट्रिक मीन पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ेगा, और डिवाइड करें तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि किस संदर्भ में कह रहे हैं कि जब हम अर्थमेटिक मीन के केस में हम कल बात कर रहे थे कि अगर एक कांस्टेंट अमाउंट के जो है वो सीरीज की सारी वैल्यू के अंदर अगर ऐड कर दिया जाए तो उस केस के अंदर आपका अर्थमेटिक मीन भी जो वो उतने से बढ़ जाता है, अगर उतना लेस कर दिया जाए तो जियोमेट्रिक मीन भी उतने से लेस हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है, और डिवाइड अगर कर दिया जाए तो उतने से डिवाइड हो जाता है अर्थमेटिक मीन। आपको चेक करना है कि जियोमेट्रिक मीन के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको होमवर्क है, एक बार आपको चेक करना है। क्लियर है। कल अपन इसके डिस्कशन से शुरू करेंगे और फिर आगे जो अपना हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो यहां तक का वापस एक बार नोट से देखिएगा। होमवर्क समझ आ गया ना आपको। क्लियर है। तो ये आपको एक बार चेक करना है और उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो हार्मोनिक मीन देखेंगे। संडे को टेस्ट रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। ठीक है, कल चेक भी कर लेंगे इसको, शुरुआत के अंदर जो वो इसको डिस्कस करके फिर आगे का जो वो करेंगे। एक बार आप जो वो एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको ट्राई भी कर लीजिएगा कि किस तरीके से इम्पैक्ट आता है। क्लियर है। तो यहाँ तक का रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से एक बार नोट्स जो वो देख लीजिएगा, कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना। संडे को टेस्ट रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, तो वहां तक का जो वो एक बार आप वापस देख लीजिए।